आज हम करेंगे पाठ टॉर्च बेचने वाले। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी यानी लेखक ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार 2-3 लाइन में सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। लेखक ने इस पूरे पाठ में दो दोस्त के बारे में जिक्र किया है कि दो दोस्त हैं जिनके बीच में एक सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल क्या है कि पैसा कैसे कमाया जाए। जब ये दोनों के बीच सवाल आता है तो उसका जवाब खोजने के लिए वो काफी प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसका जवाब मिल नहीं पाता। तो वो एक सलाह मिलाते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसा करते हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, यानी हम अपने रास्ते में और तुम अपने रास्ते में, ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। और ये एक शर्त रख दी जाती है कि ठीक 5 साल के बाद हम इधर ही वापस मिलेंगे और देखेंगे कि किसकी किस्मत कहां ले जाती है, कौन कितना पैसा कमा लेता है। इस चीज की एक शर्त सी लग जाती है। आपको याद आ गया होगा 3 इडियट फिल्म, हाँ कुछ वैसा ही सीन। तो अब हुआ ये कि एक दोस्त अपने रास्ते, दूसरा दोस्त अपने रास्ते। 5 साल के बाद जो एक दोस्त होता है यानी पहला दोस्त वापस आता है, लेकिन दूसरा दोस्त वापस नहीं आता। अब क्या किया जाए, ये भी कुछ 3 इडियट जैसा लग रहा होगा आपको। तो एक दोस्त जब वापस आता है तो वो उसको मिलता नहीं। दरअसल उसने 5 साल में क्या किया है, उसने टॉर्च बेचने का काम किया है। टॉर्च किस तरह की, जो आप समझ गए, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इस तरह की टॉर्च बेचने का काम किया उसने 5 साल। और जितना थोड़ा बहुत पैसा कमाया उसको लेकर, यानी उस स्थिति में वो 5 साल के बाद उसी स्थान पर आ जाता है, लेकिन दूसरा दोस्त नहीं आ पाता। अब स्थिति वही 3 इडियट वाली, क्या कि पहला जो दोस्त है वो खोजने के लिए निकलता है। किसको? दूसरे दोस्त को। दूसरे दोस्त को जब वो खोजने के लिए निकलता है तो उसे काफी खोजबीन करने के बाद भी वो दोस्त मिलता नहीं। तो अब क्या किया जाए? अब यहां वहां उसने खूब खोजा, आखिर वो दोस्त मिला भी, लेकिन उस दोस्त की जो स्थिति थी वो कुछ अजीब थी उसके लिए। वो क्या स्थिति थी, इसी के बारे में पूरा पाठ है। जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा पाठ नहीं, छोटा सा पाठ है। आगे की कहानी आगे ही बताते हैं। चलिए देखो, इस पहले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि पहला जो दोस्त है ना, वो लेखक से मिलता है। लेखक पहचान लेता है कि ये तो वही है जो टॉर्च बेचता था। आजकल ये टॉर्च क्यों नहीं बेच रहा? इसने तो दाढ़ी भी बढ़ाई हुई है, बाल भी अच्छे खासे बड़े कर लिए हैं, ये इसकी वेशभूषा ही चेंज हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल वो पूछता है कि तुम तो टॉर्च बेचने का काम करते थे, इस स्थिति में कैसे आ गए? तब वो सारी कहानी अपने दोस्त वाली, वो 5 साल, वो सारी कहानी वो बताता है। वो क्या क्या बता रहा है उसी के बारे में जल्दी से देखते जाइए। देखो, लेखक कहता है कि वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था, जो आप देख रहे हैं, देखा था आपने चित्र में। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, वही दोस्त जो पहला दोस्त, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, दरअसल ये कुछ ऐसी स्थिति थी जैसे कोई साधु पहनते हैं ना, साधु सन्यासी, वैसी स्थिति उसने बना ली थी। मैंने पूछा, कहां रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मतलब यही उसका जवाब था, बस कुछ बोला नहीं। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। अब इन 2 लाइन का मतलब क्या था कि मेरी आत्मा, ये पहला दोस्त बता रहा है लेखक को, क्या कहता है कि मेरी आत्मा का जो अंधेरा था ना वो दूर हो गया, या यूं कह सकते हो कि मेरे अंतरात्मा की जो टॉर्च थी ना वो जल गई है, यानी मुझे ज्ञान हो गया है। अब ये सूरज छाप जो टॉर्च है ना, मतलब जो बिजली की टॉर्च होती है, ऐसी सूरज, उसकी कंपनी का नाम है ये सूरज छाप। तो सूरज छाप टॉर्च अब मुझे बेकार ही मालूम होती है, क्योंकि मेरे अंदर का दिया, मेरे अंदर की टॉर्च जल उठी है, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा, तुम शायद सन्यास ले रहे हो, मतलब तुम तो सन्यासी जैसा बन रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। मतलब आत्मा की प्रकाश जब फैल जाती है ना तो वो हरामखोरी, मतलब वो कमाता धमाता नहीं है, मेहनत करने से वो बचता है। तुम भी शायद ऐसा ही लग रहे हो, अब तुमने मेहनत करनी छोड़ दी है, ऐसा लेखक ने कहा। वह इसी तरह की हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए, मतलब किससे ये सब कुछ सिखाए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई, मतलब दुख तो होगा, उसने हरामखोरी ऐसा कुछ शब्द यूज कर लिया। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं, मतलब अपने आप को भी दुख दे रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मतलब लेखक ये बात बोल रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, मगर ये तो बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि तुम तो टॉर्च बेचते थे। क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया, मतलब क्या तुम्हें बीवी ने छोड़ दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? मतलब कुछ तो बात रही होगी। और भी अनुमान लगाते हैं, क्या साहूकार ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया?
क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? मतलब ये बाहर की जो टॉर्च बेचा करते थे, आजकल अंदर की आत्मा की टॉर्च की बात कैसे कर रहे हो? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बीवी को छोड़ गई, चोरी के मामले में फंस गए या इस तरह का कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब अंदाजे गलत है तुम्हारे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है बस। अब वो घटना क्या थी जिसने जीवन ही बदल दिया, उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं, मतलब छुपा कर रखना चाहता हूं, किसी को बताना नहीं चाहता। पर 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 क्योंकि मैं आज ही यहां से दूर जा रहा हूं, इसीलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूं। अब उसने किस्सा सुनाना शुरू किया, लेकिन उससे पहले बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था ये आपको कमेंट करना है। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखते हैं। उसने बयान शुरू किया, यानी उसने वो कहानी बतानी शुरू की। क्या हुआ था दरअसल, 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश यानी दुखी होकर एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वो क्या सवाल था? यह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें, मतलब कैसे कमाएं, क्या करें ऐसा जो पैसा हमारे पास आए। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी, मतलब पकड़ना चाहा उस सवाल को। लेकिन आगे क्या हुआ देखो, एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। मतलब जैसे जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका हमने सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया कि आखिरकार पैसा कैसे कमाया जाए। तो उसके सवाल पर जो टांग बीच में आ रही थी उसको हमने साइड में करना शुरू कर दिया, या पकड़कर हम चढ़ने लगे, या यूं कह लो कि उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगे। हमें पसीना आ गया, मतलब वो सॉल्यूशन मिला ही नहीं, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं। मतलब हम इसका टांग पकड़ना तो चाहते हैं, खींचना तो चाहते हैं, लेकिन इस सवाल के जो पैर है ना, वो तो बहुत नीचे जमीन में जा चुके हैं, अब उखड़ेंगे नहीं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं, मतलब इसको छोड़ देते हैं। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। अब मुंह तो कर लिया, लेकिन दिमाग तो चल रहा है ना, उनकी सोच वहीं पर ही अटकी हुई है। मतलब वो फिर से सवाल उनके दिमाग में आ गया, बेशक उन्होंने मुंह फेर कर बैठ लिए, पर यह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर देते हैं, मतलब करने की कोशिश करते हैं। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद, मतलब उन्होंने एक शर्त लगा ली थी, शर्त तो नहीं, एक राय मिला ली थी कि 5 साल बाद हम फिर से मिलेंगे। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहां मिले। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चले, मतलब एक साथ ही चल पड़ते हैं। तो मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। मतलब जितने भी कामयाब इंसान हुए ना, वो सब अपनी अपनी दिशाओं में ही गए हैं, साथ साथ होकर कोई कामयाब नहीं हो पाया। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। अब ये साहब कौन है? ये लेखक को कहानी बताई जा रही है। लेखक का इसमें शुरू में योगदान था इस पाठ में, और लेखक अब लास्ट में आएंगे, मतलब वो अब बात करेंगे लास्ट में। फिलहाल अभी दो दोस्तों की कहानी ही चल रही है जो लेखक सुन रहा है। एक दोस्त बता रहा है, क्या कहा? तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता, मतलब एक जगह इकट्ठा कर लिया, और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, मतलब बहुत कुछ बना चढ़ाकर या बनाकर अच्छी अच्छी लाइन बोलता। क्या बोलता? ताकि वो टॉर्च खरीद लें, ऐसा मैं कुछ बोलता। क्या बोलता? ये लिखा हुआ ये देखो, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है। अब ये बात लोगों को इकट्ठा करके टॉर्च बेचने के लिए कही जा रही है। क्या कहता है? कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने के उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। तो इस तरह से लोगों को डरा कर टॉर्च बेचा करता था वो पहला दोस्त। अब लेखक से वो क्या कहता है कि आपने तो देखा ही है ना साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे, भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते। तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है। ये सूरज छाप एक कंपनी का नाम कह सकते हो आप। सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करे। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा।
वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, मतलब मैंने बहुत इंतजार किया, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया, या अब वह इस असार संसार में ही नहीं है? असार मतलब जिसमें सार ही नहीं हो, यानी जिसका कोई फायदा ना हो, ऐसे संसार में हम अपने जीवन काट रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है तो वो भगवान है, ऐसा लोग कहते हैं। आप भी शायद मानते हैं इस बात को, मैं भी मानता हूं। तो असार है ये संसार, तो इस असार संसार में ही नहीं है क्या वो? तो ऐसा वो सोचने लगा। कौन? पहला दोस्त। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। अब वो पहला दोस्त खूब ढूंढता है उसे, और वो उसे मिल भी जाता है। कैसे मिलता है वो एक अलग बात है। देखो लिखा हुआ है, एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है। मतलब एक मंच सजा हुआ था। मंच मतलब स्टेज, जिस पर किसी का भाषण होने वाला था। कुछ इस तरह की तैयारी की गई थी। और वो भाषण किसका था? दरअसल एक साधु का था। एक साधु सन्यासी की वेशभूषा धारण किए हुए वहां पर कोई आता है और भाषण देता है। और भाषण उसका भी वैसा ही है जैसा जब वो टॉर्च बेचता था पहला दोस्त, वो जब भाषण देता था, जैसे लोगों को डराता था, ठीक वैसा ही भाषण एक साधु का भी है। क्या कहता है वो भी अंधकार से ही डराता है। वो अंधकार दूसरे तरीके का, वो अंदर का अंधकार से डराता है कि तुम्हारे आत्मा में अंधकार छिपा हुआ है, तुम भगवान को याद नहीं करते, तुम्हारी भक्ति नश्वर हो रही है, नष्ट हो रही है। इस तरह की बातों से वो डराता है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार है, तुम्हारे जीवन में उजाला तभी आएगा। उजाला मतलब खुशियां, खुशियां तभी आएंगी जब तुम ये कर लोगे। इस तरह की चीजें वो बताता है। अब वो वही दोस्त है जो दूसरे वाला था। कौन सा? जो उसके साथ सलाह मिलाकर अलग हुआ था। अब वह सन्यासी बन गया है। अब वो सन्यासी बनकर लोगों को प्रवचन देता है और कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। जब पहले दोस्त ने उसे पहचाना, हालांकि उसने नहीं पहचाना, लेकिन जो जो दूसरा दोस्त था यानी साधु, वो साधु अपने पहले दोस्त को पहचान लेता है। दरअसल उसने इसीलिए नहीं पहचाना था पहले ने, क्योंकि उसकी दाढ़ी मूंछ काफी बड़ी हुई थी, क्योंकि साधु की वेशभूषा में था, वो इसीलिए नहीं पहचान पाया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो पहचान लेता है उसको एज इट इज, क्योंकि उसका तो वेशभूषा लगभग वैसी ही थी। तो अब वो जब वो पहचानता है, उनके बीच जब वो मिलाप होता है, या यूं कह सकते हो कि उनके बीच जो बातचीत होती है वो किस तरह की होती है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जो समझा है वो पढ़ लेते हैं। मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है। मंच मतलब स्टेज, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारियां, यानी बहुत लोग थे वहां पर, श्रद्धा से झुके झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं, और वही है। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं, यानी बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में, यानी विचारों से भरी हुई वाणी, ऐसी वाणी में प्रवचन शुरू कर दिया। लोग सुन रहे हैं। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है। मतलब जैसे वो खुद सुन रहे हैं आकाश से और सामने वालों को बोल रहे हैं। कुछ इस तरह के बातें प्रकट हो रही थी जिसे वे भाषण दे रहे थे, वे कह रहे थे। वे क्या कह रहे थे वो थोड़ी देर में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों, अभी अभी दो मित्रों के बीच कौन सा सवाल अटक गया था? कौन सा सवाल खड़ा हो गया था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। आगे देखते हैं। अब वो जो प्रवचन कर रहे थे साधु, वो क्या कह रहे थे वो आगे लिखा हुआ है, और वो भाषण बिल्कुल उस टॉर्च वाले के जैसा ही था, बिल्कुल एज इट इज, लगभग। देखो बस थोड़ा सा हेर फेर था। क्या कहते हैं वो साधु? कहते हैं कि मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकार में है। यह सर्वग्राही, सर्वग्राही यानी सबको खा जाने वाला अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हुए, उदर मतलब होता है पेट, पेट में छिपाए हुए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथ भ्रष्ट हो गया है। पथ भ्रष्ट होता है रास्ते से भटक जाना। पथ भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, यानी उसमें प्रकाश ही नहीं रहा। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मतलब मानव की जो आत्मा है ना, वो अंधकार में घुट रही है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है, यानी दुखी है। अब इसी तरह से वे बोलते चले जा रहे थे। कौन? वो साधु। और लोग स्तब्ध, स्तब्ध मतलब चुपचाप सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। अब उसको हंसी आ रही थी। किसको? पहले दोस्त को। वो सुनकर हंस इसीलिए रहा था क्योंकि ये तो मेरे जैसा भाषण दे रहे हैं, ये तो मेरे जैसे ही लोगों को डरा रहे हैं, और डराकर कुछ ना कुछ तो बेचते ही होंगे, ऐसा उसको लग रहा था। तो वो उसका भाषण सुनकर बहुत हंसने लगे। अब जो वो हंस रहे हैं, तो जो बाकी के लोग बैठे हैं ना, वो उनको टोक रहे हैं कि अरे चुप हो जा, क्यों हंस रहा है, जब प्रवचन चल रहा है बीच में क्यों आवाज कर रहा है। इस तरह की बातें वो करने लगे। लेकिन उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। अब रुक नहीं रही थी तो वो बेचारा हंस ही जा रहा था। अब स्थिति ये हुई कि उसको ऐसा भी लग रहा था कि अभी जैसे
जैसे मैंने लोगों को डराया था और टॉर्च बेची थी, ठीक ऐसे ही इसने भी किसी ना किसी चीज को बेचना है, क्योंकि अभी इसने डराया है लोगों को, अब कुछ ना कुछ बेचेगा। इस तरह की चीजें वो अब हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर लिखी हुई हैं। देखते जाइए, सुनते जाइए, आगे की छोटी सी कहानी और है। देखो, इसी तरह में बोलते गए और लोग तब सुनते रहे। मुझे हंसी छूट रही थी, एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई, मतलब मैं बहुत तेज हंसने लगा और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। मतलब ये वही लाइन है जो वो पहला दोस्त बोलता था। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, यानी किंचित मतलब कुछ, जैसे प्रकाश में अंधकार की कुछ कालिमा तो होती है ना, वैसे ही प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, मतलब आप दिखता नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंदर खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। ज्योति मतलब प्रकाश। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूं, पुकार लगाता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत, शाश्वत यानी हमेशा जो रहती है, ऐसी ज्योति को जगाना चाहता हूं। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ, यानी वहां हमारे मंदिर में आओ और उस साधना को जगाओ, उस ज्योति को जगाओ, उस प्रकाश को फैलाओ, उस अंधकार से दूर हो जाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये बात वो मित्र यानी पहला मित्र लेखक को बता रहा है ये सारी बातें। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मतलब अब वो जो साधु थे वो कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, यानी बहुत बड़ी बड़ी थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, मतलब थोड़ा थोड़ा पहचान में तो आ रहे थे वो, लेकिन मुझे अच्छे से पहचान में नहीं आ रहे थे क्योंकि उनकी दाढ़ी थी। पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी ना, मैं तो उसी मौलिक रूप में ही था जैसा पहले था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर, मतलब वो अभी कुछ बोलता पहला दोस्त साधु से, लेकिन वो उनका हाथ पकड़कर कार में बिठा लेते हैं, क्योंकि वहां पर और भी तो लोग होते हैं। अब वो कुछ ऐसा बोलता तो वो थोड़ा अजीब सा लगता लोगों को, तो वो हाथ पकड़कर कार में बिठा लेते हैं। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ड्राइवर भी बैठा है, वो भी तो सुन रहा है। अब वो हमारी बातचीत होगी तो ऑब्वियसली पहले वाली बातें करेंगे हम। तो वो कहते हैं, साधु एक इशारा करते हैं कि बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं पर ही ज्ञान चर्चा होगी, ऐसा कुछ बात को बदल कर कहते हैं। मुझे याद आ गया कि वहां ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाट देखा। उस वैभव को देखकर, यानी इतने आलीशान बंगला बना रखा था जहां पर बहुत सी सुख सुविधा थी। वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त को से खुलकर बातें करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है, यानी परिवर्तन तो होता ही रहता है। मैंने कहा, साले फिलोसफी मत भगा, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, यानी दूसरे मित्र ने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे, मतलब तुमने क्या किया? मैं तो अपनी बात में बताता हूं, तुमने क्या किया? तो पहले दोस्त ने कहना शुरू किया, क्या कहा? मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? मतलब तू भी तो ऐसा ही काम कर रहा है। उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूं वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूं तो उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है, मतलब दूसरे तरीके से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूं। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूं। बच्चों, उधर का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी सचेत होकर सुन रहे हैं। आगे देखो, मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च ही हो। मतलब पहला दोस्त ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि वो साधु है या कुछ भी है, वो होगा, लेकिन बेचता तो टॉर्च ही होगा। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, तुम और मैं एक जैसा ही तो बोलते हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने, साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। मतलब अंधेरे का डर दिखाया तो टॉर्च तो बेचेगा ही। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है, मतलब जो कुछ बेचना चाहता है ना, उसको पहले अंधकार दिखाना ही पड़ता है। तो वो तुम्हारे जैसे लोग अंधकार ही दिखाते हैं। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है, मतलब किसी भी संत महात्मा या किसी ने भी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी भी ऐसा कहा हो? कभी नहीं कहा। क्यों? इसीलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना होता है। इसीलिए मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया है, हालांकि चारों तरफ प्रकाश होता है, दोपहर का वक्त होता है, लेकिन फिर भी मुझे ये कहना पड़ता है कि अंधकार ही अंधकार है।
बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। अब वो बार बार वही बात पूछ रहा है पहला दोस्त। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया, मतलब वो अब सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, मतलब ये कोई नई नहीं है, सनातन है, यानी जो सदा से चली आ रही है, बहुत पुरानी कंपनी। मैंने पूछा कहां है तेरी दुकान, नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा दे, मतलब कौन सी टॉर्च बेच रहा है। अब दूसरे दोस्त को अभी भी लग रहा है कि वो टॉर्च ही बेचता है, सॉरी पहले दोस्त को अभी भी लग रहा है कि वो टॉर्च ही बेचता होगा, तो वो पूछ रहा है कि एक आध टॉर्च सैंपल के रूप में तो दिखा दे। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी, मतलब पहला दोस्त ये सोच रहा है कि मैं जो टॉर्च बेचता हूं यानी सूरज छाप टॉर्च, उससे तो कहीं ज्यादा बिक्री होती है उस टॉर्च की, तभी तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, इतने बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं और सुख सुविधाएं ले ली हैं, तो जरूर बहुत ज्यादा बिक्री होती होगी। उसने कहा उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, मतलब कोई बाजार में ये टॉर्च नहीं होती, वह बहुत सूक्ष्म है। वैसे आप समझ गए होंगे ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या लेखक यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वो एक्चुअल में लोगों को जगाने का, मतलब उनकी आत्मा को जगाने का प्रयास करता है और ये कहता है कि तुम्हारी आत्मा प्रभु भक्ति में नहीं लगी हुई है, तुम अपने उजाले को जगाओ, या यूं कह लो कि तुम अपने अंदर के प्रकाश को जगाओ, तुम्हें तुम्हारे जीवन में सुख चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना होगा। तो इस तरह से वो अंधकार से लोगों को डराता है, और वो डरा कर वो क्या उद्देश्य पूरा करना चाहता है, मतलब साधु है सन्यासी, वो क्या उद्देश्य पूरा करना चाहता है आपको पता ही है। खैर अब आगे देखो, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वो ये बात कहता है, वह बहुत सूक्ष्म है, अंदर की चीजें हैं, बहुत सूक्ष्म मतलब होता है छोटी, बहुत माइक्रो, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है, मतलब बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। तू एक दो दिन रह मेरे साथ तो मैं तुझे सब समझा देता हूं, ये उसको एक सजेशन दिया। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा, मतलब ये बात लेखक को बताते हैं कि मैं उसके पास 2 दिन रहा, तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। अब वो नया काम कौन सा, वो आप समझ गए, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला बस 1 महीने की देर और है, मतलब ये जो दाढ़ी है ना और अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी, बाल भी बड़े हो जाएंगे। मैंने पूछा तो अब कौन सा धंधा करोगे। उसने कहा धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, जो पहले करता था वही धंधा है मेरा, टॉर्च बेचने का, बस कंपनी बदल रहा हूं। बच्चों आपको लग रहा हो कि ये चैप्टर खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां। दरअसल इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th इलेक्टिव, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको A to Z सिलेबस तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन इस चैप्टर की ये तीनों चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट, देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितना अच्छे से समझा है, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लेखक किसकी दाढ़ी बढ़ी हुई देखता है। बच्चों आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेखक किसकी दाढ़ी बड़ी हुई देखता है, आपके ऑप्शन ए अपनी, बी पहले मित्र की, सी दूसरे मित्र की, डी अपने पिता की। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0, सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पहला मित्र किसका भय दिखाता था। आपके ऑप्शन ए जानवरों का, बी धूप का, सी अंधेरे का, डी राक्षसों का। 5 4 3 2 1 0, सही उत्तर है ऑप्शन सी अंधेरे का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दोनों दोस्त ने कितने साल बाद मिलने का वादा किया। आसान सा प्रश्न है। आपके ऑप्शन ए 3 साल बाद, बी 2 साल बाद, 7 साल बाद, या डी 5 साल बाद। 5 4 3 2 1 0, सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 साल बाद। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टॉर्च बेचने वाली कंपनी का क्या नाम था। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए चांद छाप, बी तारा छाप, सी सूरज छाप, डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0, सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में आपको A to Z सिलेबस हर टॉपिक से रिलेटेड आपको एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस लिंक पर को क्लिक जरूर करना, आप सब समझ जाएंगे कि आपके लिए लिंक कितना फायदेमंद है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।